Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to lecture batch of class 12. So we are going to discuss the second part of evolution. This is the second lecture. The first lecture has already been uploaded to the playlist. Kindly go and check the playlist. ओके अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको रेगुलर 11th 12th दोनों के कंटेंट मिलेंगे जो आपको बहुत ही हेल्प होने वाले हैं पूरे नीट एग्जाम से। चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एनसीईआरटी को देख लें, एनसीईआरटी की बुक को देख लें तो जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। ओके, सो दिस इज द एनसीईआरटी बुक और आपके बुक में आज मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। दिस इज द सेकंड लेक्चर, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे तो क्या होगा ना कि जो हम आज पढ़ाने वाले आज के क्लास में तो बिल्कुल ही सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी से ही ली गई हैं, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ी बहुत थ्योरी जाननी ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस मतलब जितने भी रिलीजियस लिटरेचर हैं वो हमें ये कहते हैं कि जो हमारा जो थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन, ये थ्योरी कैसे और कहाँ से शुरू हुआ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे आर क्रिएटेड, वो कैसे क्रिएट की हुए हैं, कब क्रिएट हुए हैं, पाला। दूसरा, द डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन। डाइवर्सिटी हमेशा ही सेम रहा है, इन फ्यूचर भी वही डाइवर्सिटी रहेगा। ठीक है। थ्री, दैट अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। जैसा आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने बताया कि अर्थ कितना 4000 ईयर्स ओल्ड पहले हमारे इस अर्थ पे नए ऑर्गेनिजम्स और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सारी चीज़ें हमें मिलने लगी थी। ऑल दिस आइडियाज वी स्ट्रांगली चैलेंज, ये सारी आइडियाज चैलेंज करती है ड्यूरिंग द 19th century, that is based on the observations made during a sea voyage in a sail ship HMS Beagle है, जो पूरे वर्ल्ड की उन्होंने टूर की। फिर उन्होंने चार्ल्स डार्विन जी ने कंक्लूड किया, बट ही कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज। जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पे वो कहीं ना कुछ सिमिलरिटीज, कुछ ना कुछ उनके बीच में सेम चीजें हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत जो डिग्री, जो वैराइंग डिग्रीज है नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो विद लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मेनी ऑफ सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जिनकी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती अर्थ में। तो ये देयर हैव बीन एक्सटेंशंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर्स गोन। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्सटेंट हो गए हैं। ठीक है, बाय एज न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ, नए नए लाइफ जो है आ रहे हैं। एट डिफरेंट पीरियड, हर पीरियड ऑफ हिस्ट्री में ऑफ अर्थ में हमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, कुछ नए आविष्कार हो रहे हैं, कुछ नए आने वाले हैं। देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इस तरीके से जो है लाइफ इवॉल्व हो रहा है बहुत सारे फॉर्म्स में। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई पॉपुलेशन जो बिल्ट हुआ है उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स की वेरिएशन जरूर होगी। those characteristics which enable some to survive better in natural conditions, that is climate, food, physical factors, etc. That means ये जो characteristics है एक organisms में, एक इंसान को, ये एक organisms को better survive करने के लिए क्या चाहिए, climate, एक अच्छा climate होना चाहिए। ठीक है, फूड होनी चाहिए और फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो एक ऑर्गेनिजम्स को एनेबल करती है कि वो सरवाइव कर पाएगा। वुड आउट ब्रीड अदर्स दैट आर लेस एंड टू सरवाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशंस। दैट मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इन नेचुरल कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस वर्ड से, इस एक वर्ड है जो इस चीज को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। दैट वर्ड इज नथिंग बट द फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म जितना फिट होगा वही इस नेचर में, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा एंड ही और शी और जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव करेगा। फिटनेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, तो फिटनेस, अब ये डार्विन जी ने कहा फिटनेस अकॉर्डिंग टू हिम इट्स ओनली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। दैट मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे और फिटनेस होंगे वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब होता है कि जो हमसे रिप्रोड्यूस करके जो प्रोजेनिस बाहर आएंगे वो प्रोजेनिस हमारे में, हमारी जो जीन ट्रेट है, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन से हमसे हमारे चिल्ड्रन में पास हो रही हैं। अगर हम रहे ना रहे
हमारे बच्चे आगे लेके जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, डार्विन का ये कहना था कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है, जिस ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगा वो सरवाइव कर पाएगा। हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरमेंट लिव मोर प्रोजेनी। जो एनवायरमेंट में बेटर फिट होते हैं वो बेटर प्रोजेनी या मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी जो है अपना छोड़ के जाते हैं। दिस देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस दैट मीन्स नेचर भी उन्हीं को सेलेक्ट करती है जो मोर प्रोजेनी दे रहे हैं और वो फिट है, स्पेशली वो फिट है इस एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। अपने आप को लड़ना है, हर जगह हमें लड़ना है। जब हम इस धरती पे आने से पहले भी हमने लड़के अपना जगह बनाया, और आज भी जब हम यहाँ आ गए हैं तो हमें लड़के अपना जगह बनाना, अपना फूड लेना है, अपनी जगह लेनी है, अपनी जगह बनानी है, यू कह सकते हैं। तो नेचर भी उन्हीं को सेलेक्ट करती है जो फिट होते हैं, ठीक है ना। तो इस थ्योरी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि यही जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये उन्होंने कहा नेचुरल सिलेक्शन है और यही है इवोल्यूशन का मैकेनिज्म। लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वेलेसी जो है a naturalist है who worked in Malay archipelago and has come to similar conclusions around the same time। उन्होंने क्या कंक्लूजन किया कि new types of organisms are recognizable, all the existing life forms share similarities and share common ancestors। that means उन्होंने कहा new types of organisms जो हम recognize कर सकते हैं, इसका मतलब जितनी भी life forms जो exist, जो पहले से हैं अर्थ में, वो similarities एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही similarities होती हैं थोड़ी बहुत, और ancestors उनके जो forefathers हैं वो कॉमन होते हैं, है ना। कॉमन होंगे तभी तो उनकी जो सिमिलरिटीज, उनकी जो लाइफ की सिमिलरिटीज सेम होंगी, है ना। However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth। दैट मीन्स हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमें जो भी जीन्स मिले हैं, हम हमारे एंसेस्टर्स से मिले। हम एंसेस्टर्स नहीं हैं, माने फोर फादर्स नहीं हैं, लेकिन हम उनके लेगेसी को हम आगे लेके चल रहे हैं, है ना। तो हम हमारे बच्चे में देंगे, हमारे बच्चे हमारे में। तो इस तरीके से जो है ये इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है चलता रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ इपोक्स, पीरियड्स एंड इराज। The geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth। The common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years as was thought earlier, but Earth हमारा कितना billions and billions of years old है, ठीक है। तो जो मैं आज के क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, फिर हम नोट्स आई मीन एनसीईआरटी बुक भी पढ़ेंगे। तो बायोजेनी क्या है, हमारा लाइफ, बायो मतलब लाइफ का फॉर्मेशन, है ना। तो लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो हमने पढ़ लिया है, क्यों हुआ। डार्विन्स की थ्योरी हमने पढ़ा, नेचुरल फिटनेस, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। प्रोटोबायंट का मतलब होता है प्रिकॉसर ऑफ लाइफ, लाइफ का प्रिकॉसर। मैंने ये वर्ड ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया, उसी को कंटिन्यूएशन करते हुए पढ़ेंगे। दो साइंटिस्ट ऑपरेटिंग इन सिडनी फॉक्स, जिन्होंने कहा कोर सर्विस मतलब उन्होंने कहा एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, ये क्या है, नॉन सेल्फ डिवाइडिंग है। और सिडनी फॉक्स ने कहा माइक्रोस्फीयर दे आर द एग्रीगेट्स ऑफ अमीनो एसिड, दे आर आल्सो नॉन सेल्फ डिवाइडिंग। इनका कंडीशंस क्या है, सेल मेम्ब्रेन डिवाइडिंग एक्सटर्नल, दैट मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन है इनका सेल मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डिवाइड हो रहे हैं। प्लस इनर मटेरियल शुड बी प्रोन टू एरर्स, इनर मटेरियल जो प्रोन टू एरर्स है, एंड दे आर सेल्फ डिवाइडिंग। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, प्रोटीन्स और लिपिड्स को लिया और बाइनरी फिशन कराया अमंग द ऑर्गेनिजम्स। उनको क्या मिला कि माइक्रोस्पियर्स वेर कंसिडर्ड एज प्रिकॉसर ऑफ लाइफ। दैट मीन्स बोथ दिस कोर सर्विस या माइक्रोस्फीयर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने, और ये डिसाइड किया कि माइक्रोस्फीयर इज नथिंग बट द प्रिकॉसर ऑफ लाइफ इन दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट कॉग्नोजेनी, कॉग्नोजेनी का मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइक ये देखिए हमारा जो लाइफ है, ये सी या ओ से यहाँ रिएक्शन हो रहा है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर हो रहा है, एक वेसल की बात करें तो, ठीक है। तो एक्वाटिक एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या है, एनारोबिक हेट्रोट्रॉफ्स हैं। कंपटीशन हुआ इनके बीच, तो फिर पैरासाइट्स आए, पैरासाइट्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं, देन सेप्रोफाइट्स आए, एंड देन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स जो केमोऑटोट्रॉफ्स है, जो जो केमिकली, जिनको केमिकल्स रिक्वायर होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट केमो से आया फोटोऑटोट्रॉफ्स, मतलब इस तरीके से जो है ऑर्गेनिजम्स
जो कह सकते हैं इवोल्यूशन हो रहा है। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन। इस तरीके से जो है हमारे एवोल्यूशन हुए। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब प्लांट की बात आ गई यहाँ। प्लांट खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट, उनको कहेंगे फोटोऑटोट्रॉप्स। दैट मीन्स ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स इन्हें कह सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे रिक्वायर ऑक्सीजन टू प्रिपेयर द फूड। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। और इस तरीके से इस प्रोसेस से जो है यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल हमें प्रेजेंट है, जो एक प्लांट में प्रेजेंट है, वो यूकैरियोटिक सेल का डिस्कवरी हुआ कि हाँ यहाँ से जो है इवॉल्व होते हुए सेल्स जो है हमें यूकैरियोटिक सेल मिला। सो दैट इज नथिंग बट कैसे एक लाइफ डाइवर्सिफाइड हो रही है इन डिफरेंट फॉर्म्स। पहले हमने एनारोबिक पढ़ा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हेटेरोट्रॉप्स। फिर कंपटीशन हुआ इनके बीच, फिर पैरासाइट सपोफाइट्स आए, फिर केमोऑटोट्रॉफ्स आए, वो भी एनारोबिक बिकॉज दे रिक्वायर केमिकल्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। देन प्लांट्स आए जो फोटोऑटोट्रॉफ्स थे, द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन द क्लोरोफिल पिगमेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ दैट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। फिर आए ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉफ्स और उसके बाद हमें वहां से मिला क्या, यूकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं एविडेंसेस के बारे में। तो थोड़ा सा हम एनसीआर आई मीन देख लेते हैं अपना एविडेंसेस के बारे में। व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस का मतलब होता है कि हमारा जो इवोल्यूशन है कैसे आगे बढ़ रहा है, टेकन प्लेस ऑन द अर्थ। बहुत सारे क्वार्टर से आते हैं। सबसे पहले फोसिल्स क्या होता है। फोसिल्स वो होता है किसी भी लाइफ फॉर्म्स का जो हार्ड वाला पार्ट होता है, जो जैसे कि रॉक्स में पाए जाते हैं हार्ड पार्ट, उसी को कहते हैं फोसिल्स। Rocks क्या होता है, form sediments and a cross section of arch crust indicates the arrangement of sediments one over the other during the long history of Earth. That means जो भी ऑर्गेनिजम्स बहुत पहले से एग्जिस्ट करते आए हैं तो उनमें हमें मिलेगा फॉसिल्स। तो उनके रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट्स फॉर्म ए क्रॉस सेक्शन, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन निकाल के और फिर उसका हमने क्या किया, आर्च क्रस्ट इंडिकेट्स अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स। इस तरीके से 1 2 3 सेडिमेंट्स जो है अरेंज्ड होते हैं और फिर वहां से हम उसका कि वो रॉक वो कितना पुराना है, दैट प्लांट वो प्लांट कितना पुराना है उसके रॉक से हम पता कर लेते हैं। फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स उनमें होंगी तो पता चलेगा वो प्लांट या वो एनिमल्स कब मरा था। ठीक है, तो उसके फॉसिल से हम ये पता कर सकते हैं द एज, वट वुड बी द एज जब ये ऑर्गेनिजम्स खत्म हुआ। उसके सारी बायोडाटा हम निकाल सकते हैं वहां से। बेसिकली ये कह सकते हैं during the formation of the particular sediment. Some of them appear similar to modern organisms. They represent extinct organisms जैसे डायनासोर। अगर आप म्यूजियम्स को विजिट करते हैं, म्यूजियम्स में आपने देखा होगा जो भी ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, अगर उनका जैसे अगर हम खत्म हो जाए तो हमारा फ्यूचर क्या है, बच्चे हैं हमारे, तो पूरी तरह ह्यूमन जनरेशन तो खत्म नहीं हो रही, मेरे मरने से नहीं खत्म हो रही। लेकिन अगर हम डायनासोर की बात करें तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया, अब उनका कोई भी मिलने वाला नहीं, उनके बच्चे भी नहीं है, सब खत्म हो गए। तो उसकी फॉसिल्स रखी जाती है फॉर द फ्यूचर स्टडी। प्लस म्यूजियम में भी उसके स्पेसिमेंस रखी जाती हैं कि अगर डायनासोर के ऊपर इन फ्यूचर को रिसर्च करना भी चाहता है तो उसे कुछ भी लिंक नहीं मिलेगा। तो इस फॉसिल से हमें पता कर सकते डायनासोर कितना साल पुराना था, कब तक वो सर्वाइव किया, कब वो एक्सटेंट हुआ। The study of fossils in different sedimentary layer indicates the geological period. That means जियोलॉजिकल पीरियड वो पीरियड होता है कि जब वो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट था, जब वो जिंदा था। उस फॉसिल को स्टडी करके हमें पता चल सकता है कि वो ऑर्गेनिजम्स कितने पीरियड के लिए जिंदा था और कब वो खत्म हुआ, कब वो एक्सटेंट हुआ। The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span. That means ये स्टडी हमें ये बताता है कि एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन होती है, वो उतने में जिंदा रहेगा फिर खत्म हो जाए, इसलिए हमारी लाइफ स्पैन है। अभी तो आजकल इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं कि कम उम्र में लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, बहुत सारे लाइफ चेंजेस, क्योंकि अ, एक तो एनवायरमेंट अपने प्रदूषण से पॉल्यूशन से खत्म हो रहा है। दूसरा द लाइफ स्टाइल विच वी आर फॉलोइंग, जो हमारे पहले एंसेस्टर्स फॉलो करते थे वो काफ़ी समय तक सर्वाइव करते थे, लेकिन अपनी लाइफ स्पेन अभी कम हो गई है। एक इंसान 60 साल 70 साल जी लिया तो सोचा बहुत, उसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली सारा। 100 तक बहुत कम ही लोग, रेयर लोग आजकल चल रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि बिकॉज बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं, बिकॉज हमारा एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो चुका है। तो न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वेराइजन, जो न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो अराइज हो रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ऑल दिस इज कॉल्ड पेलेंटिकल। तो ये सारी एविडेंसेस से हमें पता चलेगी कि हमारा लाइफ स्पैन का
कब तक है, आई मीन सारे एनिमल्स की जो लाइफ स्पेन होती है कि ये ऑर्गेनिजम्स इतने साल तक जिएगा, तो ये फोसिल्स से पता करते हैं, है ना। कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी हैव शोज सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर्स अगो। दैट मीन्स उसकी एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी उसका सेल वाला पार्ट, इनसाइड का पार्ट स्टार्ट स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी उसका अपीयरेंस देखेंगे, उसके सिमिलरिटीज निकालेंगे, फिर पता करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं आज के ऑर्गेनिजम्स में और पहले जो एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो दैट मीन्स सच सिमिलरिटीज कैन बी इंटरप्रिटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वी शेयर। तो ये सिमिलरिटी से हम पता कर सकते हैं कि क्या वो उसका एंसेस्टर्स एक ही था, उसके फोर फादर्स एक ही थे। जैसे कि वेल्स हो गया, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन, ऑल मैमल्स वेर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फॉर लिव्स। जैसे कि अगर हम बैट चमगादड़ की बात करें, चीता की बात करें, ह्यूमंस की, सारे मैमल्स हैं, तो इनकी सिमिलरिटीज क्या है, इनकी जो बोन्स है, फोर लिम्स के जो बोन्स हैं वो बिल्कुल ही सिमिलर है इन द पैटर्न, दो दोज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट है। अब बैट उड़ने के लिए, हम तो उड़ते नहीं है ना, हम मैमल्स है, हम भी मैमल्स है, बैट भी मैमल, लेकिन बैट का जो वो फ्लिपर्स है, फोर लिम्स है, वो क्या है, उड़ने के लिए। हम क्या करते हैं, हम अपना हाथ क्यों यूज करते हैं, उड़ तो नहीं रहे हैं ना हाथ से हम, है ना। चीता क्या कर रहे हैं अपने फोर लिम्ब से। तो ये सारे जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। दैट मीन्स दो दिस फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दिस एनिमल्स, दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ देम। दैट मीन्स स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमेरस, रेडियस, ये सारे बोन्स के नाम है, मेटाकार्पस, phalanges in their forelimbs. Hence, in these animals, the same structure develop along different functions due to adaptations. That means ये जो organisms हैं इनका structure same है लेकिन इनका function different है ड्यू टू एडेप्टेशंस। कैसे कैसे ये अडेप्ट हो रहे हैं, है ना। अब जैसे बैट जिस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हुआ वो उस तरीके से अपना अपना जो फोरलिम्स को यूज करे वो उड़ने के लिए। बट हम कैसे अडेप्ट हुए, हम अपना फोरलिम्स किस लिए यूज कर रहे हैं, मूवमेंट के लिए, खाने के लिए, बहुत सारी चीजों से हम यूज कर रहे हैं। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दिस स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस। दैट मीन्स इसको कह रहे हैं ये डाइवर्ज हो रहे हैं, डाइवर्जेंट इन द सेंस कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो है अडाप्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स, उनके स्ट्रक्चर भले सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, उनको कहते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स आर होमोलोगस। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्टर। होमोलॉजी का मतलब होता है उनका एंसेस्टर, फोर फादर्स एक ही थे, एक ही एंसेस्टर से, एक ही बाप दादा से वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो है इवॉल्व होते रहे धीरे धीरे। Other examples are vertebrate hearts or brains. In plants also the form and tendrils of bougainvillea and cucurbita represent homology. ये बात एनिमल की थी, अब हम अगर प्लांट की बात करें तो थॉर्न और टेंडल्स ऑफ बोगेनविलिया, कोकोबिटा, ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं होमोलॉगी। दैट मीन्स होमोलॉगी क्या है, इज द बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉगी किस पे बेस्ड है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वेयर इज एनालॉगी रिफर्स टू द सिचुएशन। अब होमोलॉगी जो है जो बेस्ड है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, लेकिन एनालॉगी जो है कंप्लीटली ऑपोजिट है। लाइक विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक। आपने देखा होगा बटरफ्लाई बहुत कलरफुल, रंग बिरंगे बटरफ्लाई होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, और बर्ड्स को देखा, रंग बिरंगे बर्ड्स, दोनों की जो विंग्स है, आपने उनके विंग्स को स्ट्रक्चर देखा है, इनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, दैट मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर है विंग्स का, आपने बटरफ्लाई के छोटे छोटे विंग्स देखे हैं, बर्ड्स के विंग्स बड़े होते हैं, स्ट्रक्चर तो अलग है लेकिन फंक्शन क्या है, जैसे बटरफ्लाई उड़ रहे हैं वैसे बर्ड्स भी उड़ रहे हैं, दोनों की फंक्शन सेम है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा याद रखिएगा एनसीईआरटी से आता ही आता है। ठीक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो आप लोगों को याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स एनालॉगस स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं हुआ लेकिन फंक्शन सिमिलर होगा। दैट मीन्स एनालॉगस स्ट्रक्चर्स रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है सारे जो फंक्शंस है सिमिलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज मतलब दूर जा रहे हैं, कन्वर्ज मतलब एक पास आ रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन। स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन, एक ही फंक्शन के लिए सारे स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हो रहे हैं, hence having similarity. Other examples of analogy are the eye of octopus, eyes, octopus का eyes और mammals का eyes, और या तो penguins का जो flippers है या डॉल्फिन, दोनों ही जो है penguins के चल रहे में यूज़ करें, डॉल्फिन भी अपने उस चलने के लिए यूज़ कर रही है अपने जो फ्लिपर्स हैं, तो फंक्शन सेम है। लेकिन आपने डॉल्फिन देखा है, पेंगुइन्स भी देखे हैं, पेंगुइन्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी जगहों पे होती हैं,
डॉल्फिन अगर किसी ने थाईलैंड विजिट किया है या कोई इंटरनेशनल ट्रिप या कहीं आपने वाइल्ड लाइफ विजिट किया तो वहाँ आप डॉल्फिन्स देख सकते हैं। तो बेसिकली ये पानी में रहते हैं, ये पेंगुइन्स पेंगुइन्स पानी में कम, लैंड पे ज़्यादा रहते हैं। तो आपने देखा इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो, इनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन जो है सेम है। One can say that it is a similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive creatures in different groups of organisms but towards the same function। जैसे कि आप कह सकते हैं स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन इज अनदर एग्जांपल फॉर एनालॉजी। दैट मीन्स पोटैटो और स्वीट पोटैटो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि इनका जो मॉडिफिकेशन है रूट है और इनका मॉडिफिकेशन स्टेम है। ये भी एनालॉगस है। जैसे कि आप देख सकते हैं फंक्शन सेम है इनका, स्ट्रक्चर भले अलग है। स्वीट आलू का आपने स्ट्रक्चर देखा है, राउंड होता है ऐसे राउंड, और स्वीट पोटैटो मीठा आलू आपने देखा इस तरीके से पॉइंटेड होता है ना। स्ट्रक्चर अलग है बट फंक्शन सेम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट इन द सेम लाइन। ओके, ठीक है। तो इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स और जीन्स के बेसिस पे भी अगर देखी जाए तो परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स गिव क्लू टू कॉमन एंसेस्टर। दिस बायोकेमिकल सिमिलरिटीज point to the same shared ancestry as structural similarities among diverse। Similar अगर हम बात करें प्रोटीन के बारे में या तो जीन्स के बारे में, उनकी भी जो फंक्शन है वो डाइवर्स होती है, जो क्लू दे रही है कि उनका एंसेस्टर्स जो सेम होगा। दैट मीन्स जो बायोकेमिकल सिमिलरिटीज हैं वो ये शेयर कर रही है कि एंसेस्ट्री स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज जो है डाइवर्स होंगी अमंग द ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन्स मैन हैज ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर। तो इंसान ने क्या किया, सेलेक्ट किया प्लांट्स और एनिमल्स, किसके लिए, ब्रीडिंग पर्पस के लिए। हॉर्टिकल्चर हो गया, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स। तो मैन ने क्या किया, डोमेस्टिकेटेड किया वाइल्ड एनिमल्स को भी और क्रॉप्स को भी। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स, एग्जांपल डॉग्स, बट स्टिल आर इन द सेम ग्रुप। It is argued that if within hundred of years man could create new breeds, could not nature have done the same over? इसका मतलब ह्यूमंस चैलेंज कर रहे हैं कि अगर ये 100 of years में अगर इस इंसान ने नए नए ब्रीड्स, नए नए जानवर, हाइब्रिड्स बना दिए, तो क्या नेचर ने ये सारी चीज़ें मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्यों नहीं की? क्योंकि नेचर जो चीज़ें नहीं चाहती, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है तो नेचर रिजेक्ट कर देती है ना। क्योंकि नेचर के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, नो वन कैन गो, क्योंकि नेचर का जो त्राहिमाम होता है ना वो हर कोई देख नहीं सकता है, तो नेचर के अगेंस्ट हमें जाना नहीं चाहिए। हाँ, रिसर्च करिए, इतना ना करिए कि आपको नेचर के अगेंस्ट जाना पड़े, राइट। Another interesting observation supporting evolution by natural selection comes from England. England से आई in a collection of moths made in 1850s। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले कुछ साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि देयर वर मोर वाइट विंग्ड मोथ्स ऑन ट्रीज देन डार्क विंग्ड और मेलानाइज्ड मोथ्स। दैट मींस हाउएवर इन द कलेक्शन कैरियर आउट फ्रॉम द सेम एरिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उनको क्या डार्क विंग्ड मोथ ज़्यादा मिल गए। क्योंकि प्रपोर्शन रिवर्स इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द पोल्यूशंस, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स उस इंडस्ट्री से बाहर आना। दैट मीन्स जो मोथ वाइट विंग थे वो डार्क विंग हो गए उसी सेम एरिया में बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। दैट मीन्स द एक्सप्लेनेशन इज ऑब्जर्वेशन के साथ ये मिल रहा है, predators will spot a moth against a contrasting background. During post-industrialization period, the tree trunks became dark due to industrial smoke and source. That means जब post industrialization के बाद जो इतने सारे pollutions गंदगी निकली, तो ट्री के जो ट्रंक थे वो काले हो गए, क्यों, इंडस्ट्रियल स्मोक और सोर्स की वजह से। अंडर दिस कंडीशन द वाइट विंग मोथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रेडेटर्स। दैट मीन्स जो वाइट विंग मोथ थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और डार्क विंग जो मेलानाइज्ड है वो सर्वाइव कर गए। दैट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले thick growth of almost white colored lichen covered the trees in that background of the white wing moth survived by the dark color। that means lichen क्या है, good pollution indicators है। पॉल्यूशन कितना है लाइकेन से टेस्ट किया जा सकता है कि उस एरिया में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो चेक करती है कि अगर ज़्यादा पॉल्यूशन है तो उस एरिया को रेड अलर्ट किया जाता है कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हमारे नेचर के लिए खतरा है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने बताया, इसके बारे में एडेप्टिव रेडिएशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जैसे कि मैंने कहा हार्ड पार्ट रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म,
ज़्यादातर कार्बन डेटिंग C14 कार्बन डेटिंग यूज़ करके जो फोसिल्स से हम पता करते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स या वो प्लांट कितना पुराना है, वो कब एग्जिस्ट किया था, उसके बारे में पूरी बायोडाटा पूरी हिस्ट्री हम निकाल सकते हैं। अगर उसकी फोसिल्स उसके रिमेन्स थोड़ा सा भी मिल जाए उस ऑर्गेनिज्म का, तो हम ये निकाल सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कार्बन डेटिंग। मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस। ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे फिजिक्स में या बायो में भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, जो बायो बायो लेके भी एक्सपेरिमेंट्स मिलेगा न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस। ठीक है। फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक से, तो जो ओल्ड फोसिल्स है, सपोज ये बी ओल्ड फॉसिल है, ये न्यू फॉसिल्स है, तो इसकी जो पीरियड, ये कितने समय तक एग्जिस्ट किया अर्थ पे, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में एक्यूरेट एक्यूरेट तरीके से निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। अब हम बात करते हैं पेट्रीफाइड फोर्सेस। पेट्रीफाइड फोर्सेस क्या होते हैं? पेट्रिफिकेशन, दैट मीन्स ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्लेस्ड बाय मिनरल सॉल्ट्स। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा वो किससे रिप्लेस्ड होगा? सॉल्ट से रिप्लेस्ड होगा। उस प्रोसेस को कहेंगे पेट्रिफिकेशन। अनअल्टर्ड फोर्सेस मतलब जो फोर्सेस आइस में, जैसे कि बहुत ठंडी इलाका है, बहुत ज़्यादा आइस बर्फ वाला जगह, वहाँ पे अनअल्टर्ड फोर्सेस पाए जाते हैं। इवन ऑर्गेनिक मैटर, उस ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होगा। लाइक ममोथ इन साइबेरिया जो 25,000 ईयर्स ओल्ड है। बताओ, इतना पुराना ऑर्गेनिजम्स का फोसिल्स हमें मिल गया, तो हम उसके बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इम्प्रेशन या तो फुट प्रिंट्स है। लाइक अगर आप देखे होंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स के फुटप्रिंट्स बहुत बड़े मार्क छोड़ जाते हैं, तो उसके फुटप्रिंट्स के फोसिल्स से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स है, कब तक एग्जिस्ट था, कब तक ये वो सर्वाइव था, अभी उसकी उसके जो आगे प्रोजेनीज है भी कि नहीं, या ऑर्गेनिजम्स खत्म हो रहा है, तो उसकी हमें स्पेसिमेन कॉपी, स्पेसिमेन हमें म्यूजियम में रखी जाती है, उसकी फोसिल्स को रखी जाती है ताकि हम उसको स्टडी कर सकें। लीफ प्रिंट्स हो गए, तो इस इम्प्रेशन से भी पता कर सकते हैं कि फॉसिल से, फॉसिल स्टडी से, ठीक है। कॉपरोलिथ, अगर फिकस एक्टिस फॉसिल्स, जैसे कि जो वेस्ट मैटर है हमारे बॉडी से, हाँ, स्टूल जिसको कह सकते हैं, अगर वो भी निकला है तो उससे भी टेस्ट करके बता सकते हैं उसकी फॉसिल से कि वो किसका, वो एनिमल की साइज क्या होगी, क्या वो वेज या नॉन वेज खाते हैं, तो ये कॉपरोलिथ जो होगा इसके बारे में भी पता कर सकते हैं, ठीक है। कास्ट एंड मोल्ड्स, लाइक ओनली द आउटलाइन, जो ऑर्गेनिजम्स की जो आउटलाइन है वो पता कर सकते हैं, या तो ये भी पता कर सकते हैं जो पूरी ऑर्गेनिज्म से वो खत्म हो गई है क्या, आउटलाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आउटलाइन भी पता कर सकते हैं, प्लस उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता कर सकते हैं क्या वो कंप्लीटली डिग्रेड हो गया या स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेके, लाइक कुछ लोगों को महाराष्ट्र से बिहार जाना है, ठीक है, जॉब के लिए, ठीक है, तो उनको जॉब मिल नहीं रही है, उनको जाना है, माइग्रेट करना है, बिहार जाना है, तो वो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में माइग्रेट हो रहे हैं, लार्ज स्केल एरिया, महाराष्ट्र से सीधे कम्प्लीटली बिहार, तो इसको हम कहेंगे एडाप्टिव रेडिएशन। अगर वो माइग्रेट कर रहे हैं इन द सेम जोग्राफिकल एरिया, लाइक महाराष्ट्र में ही जॉब खोज रहे हैं एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सेम जियोग्राफिकल एरिया में अगर अब वो लोग करते हैं तो कंपटीशन उन्हें कम मिलेगा, लेकिन अगर वो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में, सपोज वो महाराष्ट्र से मद्रास साउथ की ओर आ गए, तो उन्हें कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो जब डिफरेंट स्पेसिस, जब डिफरेंट, ये सारे चारों ओर से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बिहार से, चारों ओर से लोग मद्रास आए, भैया हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें नौकरी करना है, तो चारों ओर से अगर मद्रास आ गए, सारे जगह के स्पेसिस, बिहार के लोग भी आए, भैया हमें भी नहीं मिल रहा है, महाराष्ट्र के लिए हमें भी नहीं मिल रहा है, गुजराती सारे लोग अगर मद्रास चले गए, एक साथ आके एक कॉमन जियोग्राफिकल एरिया में काम कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो बेसिकली डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट समझाने का एक स्मॉल एग्जांपल है, अपने दिल में मत लीजिएगा कि भैया हमारे स्टेट में नौकरी नहीं है, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट द डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर है? जब जब मैंने पर्सन माइग्रेट टू द सेम जियोग्राफिकल एरिया, कंपटीशन अवॉइड होगा तो डाइवर्जेंट होगा। अगर वो डिफरेंट दूसरे दूसरे जगहों से एक जगह पे आके लोग काम कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आगे बात करते हैं अबाउट द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दैट मीन्स दे शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब उनके जो फोर फादर्स होंगे वो बिल्कुल ही सेम होंगे। इवोल्यूशन, ट्री इवोल्यूशन हो रहा है। होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे, दैट मीन्स होमोलोगस मतलब उस ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर सेम होंगे लेकिन फंक्शन डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल, लिम्स ऑफ चीता, whale,
ह्यूमन, ठीक है। तो विंग्स ऑफ चीता, लिम्स ऑफ चीता किसके लिए, रनिंग के लिए काम आ रही है। वेल का स्विमिंग में, ह्यूमन का होल्डिंग में और बैट का फ्लाइंग में। दैट मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही सेम है, लेकिन फंक्शन सबका डिफरेंट है। हमारा हाथ होल्डिंग के लिए, चीता का रनिंग के लिए, वेल स्विमिंग में, बैट उड़ने में, ठीक है। इन सब के जो लिम्स हैं उनके स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो उसको क्या कहेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स। और नीड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया एग्जाम्पल्स में, तो आप ये मत घबराइए कि मैम ने लिम्स ऑफ चीता, वेल, ह्यूमन, बैट बोला, कुछ और आ गया। बस इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, होमो मीन्स सेम, स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। तो कोई भी कहीं से भी एग्जाम्पल्स आएगा, आप लोग होमोलोगस और एनालोगस के बारे में जान जाएंगे। तो होमोलोगस ऑर्गन्स दे ऑलवेज शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दैट मीन्स दे शेयर कॉमन एंसेस्टर। प्लांट्स के बारे में बात करें, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया और टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा। थॉर्न्स जो है बोगनविलिया के, वो प्लांट को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और टेंडल्स जैसे कि पी होता है ना, यहाँ हम कुकुरबिटा बताए हैं। पी बेस्ट एग्जांपल पी से समझाएं तो इसकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत ही थिन होता है, तो इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लाइक अगर आपके पास कुछ ग्रिल है तो ग्रिल पे चढ़ जाएंगे, इस तरीके से टेंडल्स होते हैं। तो क्लाइंबिंग बेसिकली टेंडल्स का काम होता है, प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ड्स है। वर्टिब्रेट हार्ट, वर्टिब्रेट ब्रेन, वर्टिब्रेट का हार्ट और वर्टिब्रेट का ब्रेन फंक्शन डिफरेंस है ना। हार्ट और ब्रेन का फंक्शन डिफरेंस है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम एंड फंक्शन डिफरेंट। अब हम बात करेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्ज एक कॉमन प्लेस पे आ रहे हैं, दूसरे दूसरे जगहों से लोग जॉब करने आ रहे हैं तो कन्वर्ज हो रहे हैं। इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, कोई ट्रू इवोल्यूशन नहीं है। इनके पास क्या है, एनालॉगस ऑर्गन्स है। दैट मीन्स इन ऑर्गेनिजम्स के पास फंक्शन सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। फंक्शन सेम होगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। लाइक बटरफ्लाई का विंग्स और बर्ड, दोनों का स्ट्रक्चर आपने देखा, फंक्शन एक है। दोनों बटरफ्लाई बर्ड उड़ने में मदद कर रहे हैं, उनका विंग्स उड़ने के लिए काम आ रहा है, लेकिन बर्ड का स्ट्रक्चर आपने देखा है, छोटा है, आई मीन थोड़ा बड़ा है। बटरफ्लाई का विंग्स देखना, बहुत छोटे छोटे है ना, स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। तो ये ध्यान रखना है, एनालॉगस ऑर्गन्स दे ऑलवेज शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड व्हेल, आपने देखा है पेंगुइन वो भी तैरने के लिए यूज कर रही है, ये भी तैरने के लिए, चलने के लिए। तो फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस, हमारा आइस और ऑक्टोपस का आइस भी देखने के लिए, कि हमारा आइस ऑक्टोपस के जैसे, आपने ऑक्टोपस का आइस देखी, बहुत भयानक, बहुत डरावना। मैंने बहुत सामने से नहीं देखा, बहुत दूर से देखा है, लेकिन डरावना होता है। फोटोज में देखिए ऑक्टोपस की आइस जैसे लग रही है बाहर निकली हुई है, हमारी यहाँ कैसे निकली हुई है, नहीं। हमारी जो आइस है और ऑक्टोपस की आइस देखने में ही काम आ रही है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो ये आज का क्लास यहीं तक था, और एनसीईआरटी के लेक्चर, एनसीईआरटी जो चैप्टर है वो भी मैंने समझा दिया आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चंस इस पार्ट से आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, कि बायोजेनी क्या होता है, फोसिल्स क्या होता है ना, किस तरीके से जो एविडेंसेस है, ये मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट से हमेशा क्वेश्चंस रहता है, ये यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको इस एग्जाम्पल के अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स दे दें तो आप इसको कर लेंगे ना, जब आपको याद रहेगा कि एनालॉगस ऑर्गन्स का मतलब होता है फंक्शन सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो आप ये चीज़ें यहाँ लाइन से लिख लीजिएगा, फिर एग्जाम्पल में मिला के देखिए कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसका फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। आप इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, हमेशा एग्जाम्पल्स लेके पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक था। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई हेल्प यू ऑल। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस निकाल के करिए। कोई भी डाउट्स हो डायरेक्ट आप चैनल के कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू सून।